Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on irreversible cell injury. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल इंजरी, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी को फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। यह फ्लो चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, जब इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया हमारे बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक के लिए रह जाता है तो इसके वजह से 3 प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। इस्कीमिया की वजह से टॉक्सिक O2 रेडिकल्स बनते हैं और हमारे बॉडी में ATP सिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है। और थर्ड प्रॉब्लम, साइटोसोल में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। ATP सिंथेसिस हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो उसके वजह से मेम्ब्रेन और फोस्फोलिपिड सिंथेसिस भी घट जाता है। जब मेम्ब्रेन या फोस्फोलिपिड का सिंथेसिस घटता है तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड का लॉस होता है, सेकंड लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं और अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स रिलीज होने लगता है जो कि सेल डेथ करते हैं। सेरम एंजाइम एक्टिवेशन करता है, न्यूक्लियर चेंज करता है। सेकंड है, जब हमारा साइटोसोल में अगर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब एक्टिवेशन होता है 2 एंजाइम्स का, कब? जब साइटोसोल में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो 2 एंजाइम्स एक्टिवेशन होता है। फर्स्ट है प्रोटीएज, सेकंड है फोस्फोलाइपेज। जब फोस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन होता है तो वो 2 प्रॉब्लम काउज करता है। फोस्फोलाइपेज मतलब फोस्फोलिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम। ये क्या करता है? मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन करता है। जब ब्रेकडाउन होगा तो लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, फिर वो मेम्ब्रेन डैमेज करेगा, फिर इंट्रासेलुलर एंजाइम रिलीज होगा और फिर सेल डेथ काउज करता है। जब प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाता है तो साइटोस्केलेटल इंजरी काउज करता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज होता है। देन इंट्रासेलुलर एंजाइम रिलीज होंगे जो कि सेल डेथ कराते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक O2 रेडिकल्स। इस्कीमिया जब लंबे समय तक बॉडी में रह जाता है तो उसकी वजह से टॉक्सिक O2 रेडिकल्स रिलीज होते हैं। टॉक्सिक रेडिकल मीन्स O2, O2H2 एंड OH। ये लिपिड का पारा ऑक्सीडेशन करते हैं और DNA को डैमेज करते हैं और फाइनली मेम्ब्रेन डैमेज कर देते हैं। जब मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो फिर इंट्रासेलुलर एंजाइम रिलीज होगा जो सेल डेथ करेगा, सेरम एंजाइम एक्टिवेशन करेगा या न्यूक्लियर चेंजेस लाएगा। तो यही है हमारे फ्लो चार्ट में। Irreversible cell injury, as we know that if the hypoxia and ischemia is of short duration, the effect that are caused by them are reversible on rapid restoration of circulation। मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो हम अगर तुरंत ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर देते हैं वहाँ पर जहाँ पर हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया हुआ है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट इफ़ द ischemia and hypoxia persist for long duration, they tend to cause irreversible change in the structure and function of cell and subsequently leads to cell death। अगर ischemia and hypoxia काफ़ी लंबे समय से है तो इसके वजह से सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है इसमें चेंज आ जाता है और जब सेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंज आता है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया की वजह से तो सेल डेथ होता है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी। व्हेन द हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया persist for long duration, they tend to cause mitochondrial dysfunction results, membrane damage occur that finally result in the liberation of intracellular enzymes that are responsible for cell death. So let's discuss about each and every point stage that are given below so as to understand द पैथोजेनेसिस ऑफ इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, सेकंड है मेम्ब्रेन डैमेज, थर्ड है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। हमारे बॉडी में ATP 2 तरीके से बनती है, एक एरोबिक एंड सेकंड एनारोबिक।
एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एटीपी के जनरेशन के लिए, और जो हमारे एटीपी बनता है ऑक्सीजन के ज़रिए वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो यहाँ पे बताया गया है व्हेन द हाइपोक्सिया परसिस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन दे लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया अगर लंबे समय के लिए रहता है बॉडी में तो उसकी वजह से कैल्शियम आयन साइटोसोल में एंट्री करने लगता है। सेकेंड पॉइंट है द कैल्शियम आयन दैट हैड अकर्ड बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया इज टेकन अप बाय द माइटोकॉन्ड्रिया एंड बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन अकर, मतलब जो कैल्शियम आयन बना है हाइपोक्सिया की वजह से उसको यूज़ कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब उसको यूज़ कर लेता है तो उसके वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो यही होता है एटीपी जनरेट करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगा तो एटीपी कैसे बनेगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन डैमेज। डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन फंक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब मेम्ब्रेन के फंक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। सेकेंड पॉइंट था मैकेनिज्म बाय विच द मेम्ब्रेन गेट्स डैमेज आर लिस्टेड बिलो। ये 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मेम्ब्रेन डैमेज होता है। फर्स्ट है एक्सेलरेटेड डीजनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड, मतलब मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड को काफ़ी तेज़ी से तोड़ा जाता है। सेकंड है साइटोस्केलेटल डैमेज। थर्ड है टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल। फोर्थ है ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। इन चारों की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज होता है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड। ऑक्सीजन डिप्लेशन काउजेज शिफ्ट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू साइटोसोल, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे बॉडी में तो कैल्शियम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के साइटोसोल में जाने लगता है। एज सून एज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इंक्रीज इन साइटोसोल, जैसे जैसे कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है साइटोसोल में इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज फ्रॉम ischemia tissue and they also activate protease that causes cytoskeletal damage। एक बार जब साइटोसोल का कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन में बढ़ जाता है तो वो 2 एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक फोस्फोलाइपेज का एंड सेकंड प्रोटीएज। जो फोस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन करता है वो ischemia टिश्यू में पाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर एक्टिवेशन करता है इस्केमिक टिश्यू में जिसको ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला था, उस टिश्यू में जो फोस्फोलाइपेज एंजाइम होते हैं उसका एक्टिवेशन करता है कैल्शियम आयन का एंड प्रोटीएज का एक्टिवेशन करता है, और ये प्रोटीएज साइटोस्केलेटल को डैमेज करते हैं। द फोस्फोलाइपेज देन स्टार्ट टू डिग्रेड द मेम्ब्रेन फोस्फोल। एक बार जब फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाता है तो मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन करने लगता है, उसको तोड़ने लगता है, which is the main constituent of lipid bilayer membrane। और ये फोस्फोलिपिड जो होता है ये सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का। सेकेंड है साइटोस्केलेटल डैमेज। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम आयन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएज, मतलब एक बार जब साइटोसोल में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो प्रोटीएज को एक्टिवेट करता है। इन टर्म्स द प्रोटीएज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द नॉर्मल फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटल विच आर एंकर्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। देन प्रोटीएज डैमेज काउज करता है नॉर्मल फिलामेंट्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, उसको डैमेज कर देता है प्रोटीएज। थर्ड है टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल। इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया लॉन्ग टाइम तक किसी एक पार्ट पर रहने से ऑक्सीजन डिराइव्ड स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं, O2 नेगेटिव, H2O2 एंड OH नेगेटिव। और एक बार जब ये हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करते हैं और डीएनए डैमेज करते हैं, और एक बार जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो इसके वजह से प्रोटीन का मिसकोडिंग होता है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है। एपोप्टोसिस एक्चुअली में ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड को जब फोस्फोलाइपेज तोड़ने लगता है तो उसमें से ब्रेकडाउन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं इंजर्ड सेल, जिस सेल पे चोट लगता है
उसी सेल पे जाकर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक बार जब वो जमा होने लगते हैं तो वो फिर से सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगते हैं, न्यू सेल को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। डैमेज टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, ग्लाइकोसाइडेज, फोस्फेटेज। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होता है तब उसी टाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है। वंस व्हेन दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड, और एक बार जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग द सेलुलर कंपोनेंट एंड इंड्यूसेस न्यूक्लियर चेंजेस। जो सेल के अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये एंजाइम उसी एंजाइम को खाना शुरू कर देता है और इसी वजह से न्यूक्लियर चेंज होता है। तो अब हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी कंप्लीट हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।